अस्सलामु अलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, परवेज इलाही फिर गिरफ्तार, हमलावरों की शनाख्त, नई सियासी जमात का प्लान, इसहाक डार की यकीन दहानी, कराची मवेशी मंडी कितनी महफूज, और एशिया कप खतरे में। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही 2 मुकदमात में बरी, एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला की अदालत ने दोनों मुकदमात में महफूज फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही को बरी किया था। डीजी एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि परवेज इलाही को एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। तीसरा मुकदमा लाहौर में दर्ज है। उन पर पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का इल्ज़ाम है। इससे कबल साबिक वज़ीर आला पंजाब को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। महकमा एंटी करप्शन ने अदालत में 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स का इल्जाम, परवेज इलाही की गुजरावाला की अदालत में पेशी, अदालत का बरी करने का हुक्म। गुजरावाला की अदालत ने परवेज इलाही को करप्शन केसेस से बरी कर दिया। अदालत ने दोनों मुकदमात में महफूज फैसला सुना दिया। इससे कबल साबिक वजीर आला को एंटी करप्शन ऑफिस से सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। महकमा एंटी करप्शन ने अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज इलाही के खिलाफ 27 अप्रैल को मुकदमा कायम किया गया था। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया केस की इंक्वायरी किसने की। प्रोसिक्यूशन ने बताया इंक्वायरी डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन के पास है। जज ने मुकालमा किया इस केस की इंक्वायरी डीजी कर सकता है, डिप्टी डायरेक्टर नहीं। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। परवेज इलाही को 2 मुकदमात में बरी और एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे तनवीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी तनवीर, आगाह कीजिएगा, मुकदमात में बरी लेकिन मजीद गिरफ्तारी भी परवेज इलाही की हो रही है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये इसी तरह है कि आज चौधरी परवेज जो साबिक वजीर है उनको गुजरावाला में एंटी करप्शन की अदालत में पेश किया गया। चूंकि वहां पे जज छुट्टी पे थे, इसलिए उनको सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया गया, जहां पर उनको थाना एंटी करप्शन उन 2 FIR थी, लेकिन उन्होंने 6/23 FIR उसमें चौधरी परवेज की गिरफ्तारी डाली हुई थी। जब उनको अदालत में पेश किया गया तो उनके वकला की तरफ से दोनों FIR जो गुजरावाला में दर्ज है उन दोनों पे उन्होंने बहस की और अदालत आलिया को बताया कि इसमें जो मेन मुजरम थे, जिन पे इल्जाम था कि वो किक बैक लेते थे, वो पैसे पकड़ते थे, उनको तो आपने डिस्चार्ज कर दिया। जब ये डिस्चार्ज कर दिया तो चौधरी परवेज जो साबका वजीर आला थे, इनके ऊपर तो किसी किस्म का कोई जुर्म जो है वो साबित नहीं होता, इल्जाम साबित नहीं होता, लिखी पड़ी कोई बात नहीं। ऐसे इनको सियासी तौर पे तंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनको जो रात को पकड़ के लाए हैं इधर गुजरावाला में, पहले थाना एंटी करप्शन में रखा। ठीक है तनवीर भट्ट, हमें तफसीलात से आगाह करे तो बहुत शुक्रिया आपका। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस से बरी कर दिया। फैसले का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया। अदालत से बाहर निकलते ही पुलिस डॉक्टर यास्मीन राशिद को अपने हमरा ले गई। की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस से बरी कर दिया। पुलिस ने अदालत में पेश किया था और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें केस से बरी कर दिया। अदालत ने जिना हाउस हमला केस से डिस्चार्ज करने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद मुकदमे में नामजद नहीं, इनको शरीके मुल्जिम के बयान की बुनियाद पर बुलाया गया। अदालत के सामने कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश किया गया जिससे साबित हो कि वो इस जुर्म में मुलव्विस हैं। अदालती फैसले के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद अहाता अदालत से बाहर निकली तो पुलिस उनको अपने हमरा ले गई। जिना हाउस पर हमले की 13 मुल्जिम खवातीन का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी के मुताबिक तमाम 13 खवातीन की शनाख्त परेड में शनाख्त हो चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने समाअत की।
मई के वाकयात में गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी। जेलों में मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शनाख्त परेड हो रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 58 मुकदमात में गिरफ्तार 164 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। दहशत गर्दी के दफात के मुकदमे में 149 जबकि दीगर मुकदमात के 15 मुल्जिमान की शनाख्त हुई। 75 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के बाद पुलिस रिमांड पर ले गई। पुलिस के 53 जख्मियों समेत 65 के करीब मुलाजमीन शनाख्त के अमल का हिस्सा है। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमले में मुलव्वस शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त हो गई। PTI रावलपिंडी के नायब सदर मियां आतिफ महमूद कुरैशी की शनाख्त वीडियोस की मदद से की गई। मियां आतिफ महमूद ने हमले पर भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया, पेट्रोल बम बनाकर GHQ पर फेंका। 9 मई को GHQ पर हमले में कौन कौन मुलव्वस था? शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग, एक और सरगना की शनाख्त हो गई। नाम मियां आतिफ मोहम्मद कुरैशी, रिहाइश मोहल्ला कुरैशियां सहीहाम रावलपिंडी, ओहदा नायब सदर PTI रावलपिंडी। आतिफ कुरैशी का हमले में क्या किरदार था? वीडियो में सब सामने आ गया। शरपसंद सरगना मियां आतिफ ने मौके पर पेट्रोल बम बनाया और GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंका। सियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मियां आतिफ की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गए। शरपसंद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है। जेलों में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शनाख्त परेड हो रही है। जख्मी पुलिस एहलकार शनाख्ती अमल का हिस्सा हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस पर हमले की मुल्जिम खवातीन पेश। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर मुल्जिम खवातीन का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक तमाम 13 खवातीन की शिनाख्त परेड में शिनाख्त हो चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने समाअत की। अदालत ने 89 मर्द मुल्जिमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। मुल्जिम खवातीन को शिनाख्त परेड के बाद अदालत पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन अता तारड़ कहते हैं 9 मई स्याह तरीन दिन था, हमेशा याद रखा जाएगा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो शरपसंदों ने कर दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ की जो खवातीन जेलों में कैद हैं उनके खिलाफ वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जेलों में तमाम अफराद के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। इल्ज़ाम लगाया कि करप्शन छुपाने के लिए फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। बोले, कारकुनान की रिहाई पर कोई बात नहीं होगी। यास्मीन राशिद के केस से मुतालिक कहा, कोई भी गुनहगार जेल से बाहर नहीं होगा। 9 मई के वाक़यात इस मुल्क की तारीख में एक स्याह तरीन दिन के तौर पे ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि दुश्मन ने भी जब कभी ये जसारत, ये जुर्रत, ये हिम्मत नहीं की कि वो सरकारी या फौजी तनसीबात को इस बुरे तरीके से निशाना बनाए जिस तरीके से इन शरपसंद अनासिर और ये मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं। 60 अरब की करप्शन की हो और आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो कल्ट फॉलोअर्स हैं, वो फौजी तनसीबात को और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, तो इसका मकसद क्या है? इसके पीछे क्या साजिश है? दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा और कोई कसूरवार जेल से बाहर नहीं होगा। ये बिल्कुल स्टेटेड और क्लियर पॉलिसी है। हमजा शहबाज ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कहते हैं मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों के साथ होते हैं, आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। मीडिया से बातचीत में कहा, 9 मई को वो हुआ जो दुश्मन भी नहीं कर सका। ये सब सियासत नहीं, दहशत गर्दी है और दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया, PTI दौर में नून लीग को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। भी अपना जो है ना मुल्क को मुश्किल वक्त आया, हम मज़ाकरात के आते थे, इमरान न्याई साहब मजाक उड़ाते थे। तो न्याई साहब ये मुकाफात अमल है। मज़ाकरात जो है ना सियासी क़ुव्वतों के साथ किया जाता है, इंतशार फैलाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। अब आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। जो हमारा हमसाया मुल्क ना कर सका अपनी दुश्मनी में, वो इन्होंने वो कर दिखाया। तो मेरा ख्याल है ऐसे मुजरिमों को, ये सियासत नहीं, ये तो खुलेआम दहशत गर्दी है। और मुल्क को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। इंतकामी सियासत जो है वो हमने बहुत देखी है। मुस्लिम लीग नून ने इंतकाम का, अंधे इंतकाम का सामना किया, झूठे केसेस बनाए गए। शुजात हुसैन के बेटे चौधरी शाफी ने परवेज इलाही को पार्टी में वापस लेने से इनकार कर दिया। कहते हैं परवेज इलाही खानदानी तौर पर वापस आ सकते हैं,
लेकिन सियासी तौर पर नहीं। अगर वो पीटीआई छोड़ें तो बेहतर है कि अपनी पार्टी बना लें। जिन्ना हाउस के दौरे के बाद चौधरी सरवर ने कहा, फौजी तंसीबात पर हमले करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। जो जुल्म किया है इन चंद शरपसंदों ने और दहशतगर्दों ने, तो मेरा पहले दिन से ये मुतालबा है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। किसी भी सियासी जमात जो है उस पर पाबंदी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। और जो शरपसंद यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, उस झंडे को उतारा गया, झंडे को पांव तले रौंदा गया। कैद आज़म मोहम्मद अली जन्नाह के एक कमरा था जिसमें उनका पियानो था, तस्वीरें थी, स्नूकर टेबल था, उसको जला दिया गया। नई सियासी जमात का ऐलान कब किया जाए? जहांगीर तरीन ने मुशावरत का अमल तेज कर दिया। नई सियासी जमात की तश्कील के मामलात फाइनल राउंड में दाखिल हो गए। ओन चौधरी और तनवीर इलियास समेत अहम रहनुमाओं की मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ से नियाज खान गशकोरी ग्रुप में शामिल हो गए। मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। तनवीर इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में साथ चलने का इशारा दे दिया। मंजूर वट्टू ने भी तरीन ग्रुप का हिस्सा बनने की तैयारी कर ली। नई सियासी जमात का प्लान, जहांगीर तरीन की तेज उड़ान, सियासी मुलाकातों का जोर। नई सियासी जमात के लिए जहांगीर तरीन ने मुशावरत का अमल तेज कर दिया। हम ख्याल ग्रुप के अरकान ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। जहांगीर तरीन ने आज करीबी साथियों की लाहौर में अहम तरीन मुशावरत बुलाई। नई सियासी जमात की तश्कील के लिए नए साथियों की शमूलियत के मामलात पर मुशावरत की गई। नोमान लंगड़ियाल, महर नवाज भरवाना और दीगर ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की। तनवीर इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन के साथ चलने का इशारा दे दिया। जहांगीर खान तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले से मौजूद थे, तो उनके साथ बहुत अच्छा एक तल्लक, चूँकि बैकग्राउंड भी उनका और मेरा एक जैसा है। हमारी जो बातचीत हुई है वो ये है कि हम मिलकर आगे चलेंगे और मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में जो चीज़ें होंगी उसको आगे लेके बढ़ेंगे। मुजफ्फरगढ़ से साबिक MPA नियाज खान गशकोरी ने भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। ग्रुप रहनुमाओं के इजलास में MNA सैयद मुबीन आलम, साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब अब्दुल हई दस्ती, सईद अकबर नवानी, लाला ताहिर रंधावा, नजीर बलोच, फैसल जबवाना, अमीन चौधरी, कासिम लंगा भी मौजूद थे। साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टो भी जहांगीर तरीन के घर पहुँचे। मंजूर वट्टो के बेटे खुर्रम वट्टो का कहना था कि जहांगीर तरीन के साथ मिलकर सियासी जद्दोजहद करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान ने मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए 5 सालों के लिए तुर्किया की सदारत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। वेनेजुएला के सदर, हंगरी के वजीर आजम और वजीर आजम पाकिस्तान समेत 78 मुल्कों के आला ओहदेदार शरीक हुए। वज़ीर आज़म का तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा, तुर्क कंपनियों के ओहदेदारान और सरबराहान से मुलाकातें हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी और पाकिस्तान के तुर्किया में सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद भी शरीक हुए। आज़म का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया, अंकारा में मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर की हल्फ बर्दारी से कबल अहम मुलाकातें की। चेयरमैन दोलसार इंजीनियरिंग इरफान आकर से मुलाकात में पाकिस्तान में जारी तवानाई और तामीराती मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पाक यात्रम और प्रेसिडेंट DEE के नील ओल पाक ने मुलाकात में पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई और तामीराती शोबे में सरमायाकारी पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ से अनादोलो ग्रुप के वफ्द ने मुलाकात की। कोका कोला के CEO, चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर और दीगर आला ओहदेदारान भी शामिल थे। मुलाकात में वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातिमी और पाकिस्तान के तुर्किया में सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद भी शरीक थे। अदम इस्तेहकाम माइशत का सबसे बड़ा दुश्मन है। खजाने के वजीर ने सियासी कशीदगी को महंगाई का सबब करार दे दिया। एतराफ़ किया महंगाई की वजह से आवाम पर बोझ पड़ा है। इसहाक डार बोले, कुछ लोगों को शौक है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कोशिश है जो वादे किए हैं उनको पूरा कर सके। 2022 में इसको रिवर्स किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को काफ़ी धचका लगा। दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग मोस्ट डिफिकल्ट हालात में हर जो प्रीवियस कमिटमेंट्स है वो पूरी हो। देयर इज़ नो ऑफ एंड ऑन बटन कि जी आप आए उसको करें। हमें 2013 में जो चैलेंजेस थे, 98 में थे, वी हैव डेल्ट विद दोज चैलेंजेस टुगेदर एंड इट टुक टाइम। सियासत होती रहती है, नो मैटर व्हाट लॉस टू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द पार्टी, वी शुड गो अहेड एंड PDM की तमाम जो बातों में लबैक कहा तो हमने ये जिम्मेदारी ली। तो हमारे वो जो मोस्ट
डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं, जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। नो है पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सर्वाइव करना है, ये कलमा शरीफ के नाम पे बना है और इंशाल्लाह हमने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। आई एश्योर यू पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम। बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। की बजट से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गई। हुकूमत ने मिनी बजट में मुकर्रर की गई सेल्स टैक्स की शरह 18% बरकरार रखने का फैसला कर लिया। बच्चों के डब्बे के इंपोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स शरह 6% बढ़ेगी। डब्बे में बंद गोश्त, मछली, मुर्गी पर भी GST 18% किया जाएगा। कोई चीज़ हो, कोई आइटम हो, सेल्स टैक्स लगेगा 18%। बजट में क्या कुछ महंगा होने वाला है, हुकूमत ने प्लान फिक्स कर लिया। चाय, चीनी, जैम, जेली, साबुन और सर्फ पर 18% सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ फ्रेशनर, चाय की पत्ती और डब्बे में बंद सब्ज कहवे पर भी यही मामला होगा। ज़राए के मुताबिक बच्चों के इंपोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 6% बढ़ाया जाएगा। डब्बे के दूध पर इस वक्त सेल्स टैक्स की शरह 12% है। डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल्स टैक्स 18% करने की प्लानिंग है। डब्बे में बंद मुर्गी और उसकी दीगर अशिया पर भी सेल्स टैक्स 18% किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजाफी सेल्स टैक्स फरवरी में मिनी बजट में आयद किया गया था। यही शरह विफाकी बजट में भी बरकरार रखी जाएगी। अशिया ज़रूरिया पर सेल्स टैक्स 18% बरकरार। गरानी के सताए आवाम पर महंगाई का नया बॉम्ब गिरा दिया गया। ओगरा ने गैस की कीमत 45 से 50% बढ़ा दी। सी नॉर्दर्न सार्फिन के लिए 415 रुपये 11 पैसे फी MMBTU, सुई सदन के लिए नर्ख 417 रुपये फी MMBTU बढ़ेंगे। समरी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। नई कीमतों का इतलाक जुलाई से होगा। सानिया 9 मई पर आवाम का गम और गुस्सा बरकरार है। लाहौर में मुख्तलिफ स्कूल्स की तालिबात और असातिज़ा ने जिना हाउस का दौरा किया। तालिबात ने वाक़यात पर इजहार अफसोस किया। शरपसंद और मास्टरमाइंड को सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया। हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं। के पुरतशद्दुद वाक़यात, अवाम में गम और गुस्सा बरकरार। मुख्तलिफ स्कूल्स की तालबात और असातिज़ा ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। तालबात ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे और जिना हाउस की हालत इज़ार पर अफसोस का इजहार किया। तालबात ने मुतालबा किया शरपसंदों और उनके मास्टर माइंड को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिना हाउस का, उनको उनके खिलाफ शदीद इक़दाम किए जाएं और उनको इंशाल्लाह ज़रूर उनको इस बात की सज़ा मिले। 23 करोड़ का मुतालबा है। शरपसंदों, फसादियों और एहसान फरामोशों को निशान इबरत बनाया जाए। कौम जिम्मेदारों को सजा मिलने तक खामोश नहीं बैठेगी। 9 मई के वाक़यात पर कौम ताहाल बरहम। मियांवाली और टांक में पाक फौज की हिमायत में रैलियां, मुजाहिरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। मुजाहिरीन का 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू एतराफ़ जुर्म है। चेयरमैन PTI को कोई नहीं बचा सकता। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसी के इंटरव्यूज में भी आपने जो फिर दोबारा वही धमकी दी, एक मरतबा फिर धमकी दी कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर ये 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। इस इंटरव्यू के बाद मैं समझता हूँ अपने सियासी बातचीत के दरवाजे भी इस इंटरव्यू के बाद खत्म कर दिए। जिस तरह वो ओपन धमकी दी, पाकिस्तान के कौन से लीडर ने इस तरह धमकी दी है? ये बहुत बड़ा लीडर नहीं है, ये बहुत बड़ा डकैत है। इसकी डकैतियां साबित हो चुकी हैं और इसकी डकैतियों में अब इसको कोई भी कानून इसको वो रियायत नहीं दे सकता। जो भी इसको इल्लीगल रियायतें मिलती आ रही थी वो सारी गलत, गैर कानूनी, गैर आईनी और जाती पसंद और नापसंद की बिना पर थी। मजीद इसको रिलीफ देना इस मुल्क के साथ ज्यादती है। अमीर तहरीक लब्बैक साद रिजवी की क़यादत में मार्च मुल्तान पहुंचा, जहां TLP के कारकुनान ने रात मुल्तान में क़याम किया और आज मुल्तान से खानेवाल के लिए रवाना हुआ। साद रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हमारे लॉन्ग मार्च से महंगाई कम होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद न हुए तो अगला लाहे अमल देंगे। मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। नवाज शरीफ को अहल करवाने के लिए सारा गठजोड़ है। इलेक्शन वक्त पर न हुआ तो इलेक्शन कराओ मार्च भी करेंगे।
زرداری اب اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کا امیدوار بنانے میں مصروف ہے، پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ بیک پاکستان کی جانب سے آج جو لانگ مارچ ہے وہ ملتان پہنچا اور ملتان سے اب خانیوال کی جانب گامسن۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر اعتراضات کی کاپی بول نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اعتراض میں کہا گیا ہے کہ درخواست میں اسکینڈلائز کرنے والی زبان استعمال کی گئی جو ناقابل قبول ہے۔ درخواست گزار واضح نہیں کر سکا عدالت کے کس حکم کی خلاف ورزی ہوئی۔ بعد نظر میں کمیشن نے کارروائی سے روکنے کے حکم پر عمل درآمد کیا۔ اعتراض میں مزید کہا گیا ہے کہ کمیشن نے اپنے حکم نامے میں واضح لکھا ہے کہ مزید کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ تفصیلات جانتے ہیں بول کے نمائندے ذوالکر اقبال سے۔ ذوالکر آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے رجسٹرار آفس نے ریاض حنیف رائی کی درخواست اعتراضات لگا کر ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے واپس کر دی ہے، اور جو اعتراضات کی کاپی بول نیوز نے حاصل کیا اس کے مطابق کہا گیا کہ درخواست میں آنریبل ججز جو اس کمیشن کا حصہ ان کے خلاف اسکینڈلائز قسم کی زبان استعمال کی گئی جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح نہیں کیا جا سکا کہ 26 مئی کی کون سا سپریم کورٹ کا حکم تھا جس کی خلاف ورزی کی گئی، اور بعد نظر میں کمیشن نے مزید کارروائی جاری نہ رکھتے ہوئے اس بات کو جو عدالتی حکم تھا اس کے اوپر عمل درآمد کر لیا ہے۔ اس لیے توہین عدالت کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن کے خلاف جو مرکزی کیس ہے درخواست گزار کا وہ پہلے ہی زیر سماعت ہے، اس لیے اس قسم کی درخواست کو کسی بھی صورت میں جو قابل قبول نہیں تصور کیا جا سکتا، اور سپریم کورٹ رولز کے مطابق جو درخواست گزار ہیں ان کی جانب سے جن کے اوپر الزام لگائے گئے توہین عدالت کا، ان کو نہ تو کیس کی کاپی فراہم کی گئی، نہ ہی مرکزی کیس کا ریکارڈ ساتھ لگایا گیا، نہ ہی الزامات کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا، اس لیے درخواست کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ان اعتراضات کے ساتھ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور کمیشن کے دیگر ارکان کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست ہے بہت شکریہ ذوالکر اقبال آگاہ۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی جنرل منصور آوان کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے الیکشن کمیشن نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 7 جون کو سماعت کرے گا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی منصور آوان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی 70 کی کہانی دہرا رہی ہے۔ ملک توڑ دیا لیکن مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا۔ دھاندلی اور دھمکیوں سے کراچی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کے پیپلز پارٹی پر وار۔ کل ایک وزیر صاحب نے فرمایا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو 193 لیکن آئیں گے 160۔ اب میں سعید غنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا علم ہے ان کے پاس، یہ کون سا ڈاکٹرائن ہے، کون سا طریقہ ہے جس میں وہ 33 لوگوں کو ہاؤس میں آنے سے روکیں گے؟ قانونی طریقہ مجھے بتا دیں، آئینی طریقہ بتا دیں، جمہوری طریقہ بتا دیں، سوائے اس کے اور کون سا طریقہ ہے کہ یہ جمہوریت کو پامال کریں گے، یہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے، یہ انسانوں کی منڈی لگائیں گے؟ تو ایکسپوز ہو گئے بری طرح۔ کوئی 1970 والی کہانی ملک توڑ دیا مینڈیٹ قبول نہیں کیا، یہ ان کی سرشت ہے۔ ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے مینڈیٹ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے نمائندگی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے وسائل کا مسئلہ ہے۔ اگر اس پر ڈاکہ پڑے گا اور سب مل کر ڈاکہ ڈالیں گے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس پر احتجاج اور اس پر عدالت اور جو کچھ بھی۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات 2023 کے تناظر میں خصوصی پلاننگ، غیر ملکی مبصرین کی شرکت کو سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط کر دیا۔ ووٹنگ کے دوران کوئی بیان یا رپورٹنگ نہیں کر سکیں گے۔ عام انتخابات میں ملکی اور غیر ملکی مبصرین سے متعلق الیکشن کمیشن نے ایک خاص پلان بنایا ہے جس کے مطابق غیر ملکی مبصرین کو باضابطہ دعوت نہیں دی جائے گی۔ مبصرین وزارت داخلہ سے سیکیورٹی کلیئرنس کرائیں گے۔ غیر ملکی مبصرین بیرون ملک پاکستانی مشنز میں درخواست دیں گے۔ غیر ملکی مبصرین کو 90 روز تک پاکستان میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ مبصرین دوران الیکشن اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکیں گے۔ بلوچستان حکومت نے ضلع گوادر کو ٹیکس فری زون قرار دے دیا۔ بلوچستان حکومت نے گوادر کو وفاقی حکومت سے بھی ٹیکس فری قرار سفارش کر دی۔ ضلع گوادر میں سروسز، ایکسائز ٹیکس اور جائیداد کی منتقلی پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ کراچی پورٹ قاسم پر کھڑے جہاز میں آگ لگ گئی۔ جہاز میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔
पोर्ट कासिम अथॉरिटी के मुताबिक पोर्ट कासिम अथॉरिटी की मिल्कियत है। मुतासरा जहाज बहरी जहाज़ों को चैनल में लाने के इंतजामात करता है। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। और भारतीय रियासत उड़ीसा में हौलनाक ट्रेन हादसे में हलाकतों का सिलसिला न रुक सका। हलाकतों की तादाद 300 हो गई। हौलनाक हादसे में 900 से ज़ायद अफराद जख्मी, जिनके मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। हादसे के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। एंटी करप्शन ने जाली भर्ती केस में राय मुमताज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज को जाली भर्तियां साबित होने पर गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन का कहना है कि राय मुमताज ने परवेज इलाही से मिलकर जाली भर्तियां की। इस बारे में तफसीलात जानते हैं बोल के नुमाइंदे जाफर से भी राब्ता करेंगे। पहले आपको बताएं कि एंटी करप्शन ने राय मुमताज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। राय मुमताज हुसैन पर जाली भर्तियां करने का इल्ज़ाम है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज को जाली भर्तियां साबित होने पर गिरफ्तार किया गया है। एशिया कप का इनेकाद मुअम्मा बन गया। फैसला ताहाल ना हो सका। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया। श्रीलंका मेज़बानी के लिए आगे आ गया, जिसका असर पाकिस्तान और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात पर पड़ गया। पीसीबी आइलैंडर्स से नाराज़ हो गया। वनडे सीरीज खेलने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। एशिया कप होगा या नहीं, कश्मकश अब भी बरकरार। भारत ने एशिया कप को सियासत ज़दा कर दिया। पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद। एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया। श्रीलंका भी मेजबानी के लिए आगे आ गया। एशिया कप की मेजबानी की ऑफर क्यों दी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से नाराज हो गया। श्रीलंका की जानिब से वनडे सीरीज की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय रवैये की वजह से वर्ल्ड कप के बायकॉट का इशारा दे दिया। बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस गुजर गए। उनका बॉक्सिंग करियर 20 साल पर मुहित रहा। इस दौरान वो 56 मुकाबलों में फाते रहे। 37 फाइट्स में हरीफ को नॉकआउट किया। मुबारक वसीम अकरम पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर ने जिंदगी की 57 बहारें देख ली। उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की। 1992 की वर्ल्ड कप की फतह में भी अहम किरदार अदा किया। सच ही कहा है कि डॉक्टर मसीहा होते हैं। निजी अस्पताल में मरीज अपने मरीज को लेकर परेशान हुआ तो डॉक्टर की टीम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने पहुंच गई। खूबसूरत अंदाज में फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर मरीज को पढ़कर सुनाई। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।